Hey guys, what's up? This is Vinay Haritwal once again and welcome back to my YouTube channel. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 पार्ट 3 फॉर फ्रैंक आईएससी इकोनॉमिक्स। हम लोग देख रहे थे अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग नया नया वर्ड सीख रहे थे हम लोग इकोनॉमिक्स के दुनिया में। अभी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग एक टॉपिक जिसका नाम है मार्केट। मार्केट क्या होता है, इसका ना दो डेफिनेशन बन चुका है। एक है पुराना ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन मतलब एक है पुराना ओल्ड डेफिनेशन, यानी कि पहले जो इकोनॉमिस्ट थे उनका कहना था कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेलर and buyer meet and strike a deal। एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा जगह जहां पे सेलर और बायर मिले और एक डील क्रैक करें। लेकिन अगर अब हम लोग देखें तो व्हाट इज अ मार्केट, नया डेफिनेशन है अ सेटअप और एन अरेंजमेंट, a setup or an arrangement by which seller and buyer come together। लिखना कुछ भी नहीं है, सब बुक में, ये समझाने के लिए। पहले फोकस था मालूम है किस चीज पे, प्लेस प्लेस प्लेस, एक ऐसा जगह जहां पे लोग मिले। तुम्हारे घर के पास सब्जी बिकता है, वो सब्जी पट्टी, वो सब्जी वाला एरिया, ठीक है, जहां बर्तन मिलता वो बर्तन वाला एरिया, वो मार्केट कहलाता था। लेकिन अब कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसे सेलर और बायर आए, जैसे कि एग्जांपल फ्लिपकार्ट मार्केट है, OLX मार्केट है, ठीक है। अच्छा, चांदनी चौक एक जगह है जहां पे बहुत सारा गुड्स वगैरह मिलता है, मतलब बहुत सारा मोबाइल वगैरह मिलता है, लैपटॉप वगैरह मिलता है, सेकेंड हैंड वगैरह, वो सब। तो ये सब क्या है, सब मार्केट है। और पहले के टाइम पे क्या था, सिर्फ चांदनी चौक। अगर वो लोग को दिखाते हैं पुराने इकोनॉमिस्ट को, देखो फ्लिपकार्ट, वो डर जाता, बोलता अरे ये क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझ गए कि पुराना जो कॉन्सेप्ट था उससे हट गया लोग। पहले क्या था, पहले फिजिकल प्लेस के ऊपर फोकस होता था। किसके ऊपर, फिजिकल प्लेस, जैसे कि चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वेजिटेबल मार्केट, ये सब जगह जो फिजिकली जगह पे हो। लेकिन अब एक ऐसा सिस्टम या फिर सेटअप जिसमें बायर और सेलर कमोडिटी को बेचने के लिए साथ में आए, इंटरैक्ट करें, कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बात करें, एक डील क्रैक करें कि किस दाम पे बेचना है, किस क्वांटिटी में बेचना है या खरीदना है। तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मार्केट, ठीक है। यहां क्वेश्चन बना, J.L. एडवर क्या बोलते थे, मार्केट इज द मैकेनिज्म बाय विच बायर एंड सेलर आर ब्रॉट टुगेदर, इट इज नॉट नेसेसरीली अ फिक्स प्लेस। भैया क्या ये नाम याद रखना है J.L. एडवर, नहीं, बट इनका डेफिनेशन इज अ गुड वन, यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि भैया दिस इज कंप्लीटली क्लियर कि मार्केट इज अ प्लेस। नो, मार्केट इज नो मोर अ प्लेस, मार्केट इज अ सेटअप, मार्केट इज अ सिस्टम इन विच बायर, बेचने वाला और खरीदने वाला, बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी आर एबल टू टॉक, आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड स्ट्राइक अ डील अबाउट द पैसा, कितना प्राइस है, एंड द क्वांटिटी, कितना अमाउंट में खरीदना है। दो बात तुम लोग को यहां पे ना ध्यान रखना है। पहला, मार्केट नीड नॉट टू बी लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। अब ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि मार्केट को किसी पर्टिकुलर जगह में होना जरूरी है। और दूसरा, नीड नॉट हैव एनी पर्सनल कॉन्टैक्ट, जरूरी नहीं है कि सामने सामने खड़ा भी होना पड़े। तो ये जो प्रिमिटिव थिंकिंग था, पुराना सोच था, उससे हम लोग निकल चुके हैं। सवाल उठता है कि भैया मार्केट किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट क्या, वो मार्केट जहां पे गुड्स और सर्विसेज मिले, सर्विस गुड्स बेचा जाए, खरीदा जाए। फॉर एग्जाम्पल कपड़ा का कोई मार्केट है, वहां गए कपड़ा खरीद बिक रहा है, गुड्स मार्केट। मॉल क्या है, गुड्स मार्केट, जहां पे गुड्स का खरीद बिक्री हो रहा है, सर्विस का खरीद बिक्री हो रहा है,
ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विस मार्केट नहीं, गुड्स मार्केट ही कहलाता है। फैक्टर मार्केट क्या हुआ? वैसा मार्केट जहां फैक्टर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। फैक्टर सर्विसेज क्या? 4 फैक्टर सर्विसेज है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द फोर्थ वन एंटरप्रेन्योरशिप। आई रिपीट, याद रखना बहुत ज़रूरी है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, 4 ऐसी चीज़ हैं जो मदद करते हैं आगे और बढ़ाने में हमारे बिजनेस को, जो एक प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो लोग लैंड को भाड़ा पे दे रहे हो या बेच रहे हो, मिनरल्स, लैंड में क्या? हर नेचुरल रिसोर्सेस। लेबर में क्या? ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन बीइंग। जो लोग अपने आप को बेचते हैं, अभी हम लोग जॉब करेंगे, हम लोग अपने आप को वहां पे बेच रहे हैं, एक दाम हम लोग का सेट हुआ और हम लोग अपने काम कर रहे हैं, जो काम का बात हुआ है वो काम है ना। तो ये क्या हो रहा है? लेबर, ठीक है। कैपिटल, जो पूंजी लगा रहे हैं। लैंड क्या था? जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज लगाया जा रहा है बिजनेस में। कैपिटल, जितना भी मैनमेड रिसोर्सेज लगाया जा रहा है बाय द ओनर। और एंटरप्रेन्योरशिप, ओनर खुद जो रिस्क लेता है, जो डिसीजन लेता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में बात हुआ था। तो एक ऐसा जगह जहां पे ये चीज का खरीद बिक्री हो, उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर मार्केट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर मार्केट। ओके, तो मार्केट क्लियर। सिंपली 2 बात जाने हम लोग। पहला कि भैया मार्केट अब कोई जगह नहीं है, बल्कि एक अरेंजमेंट है जिससे बायर सेलर साथ में आते हैं और दाम एंड क्वांटिटी सेट करते हैं। और दूसरा कि मार्केट 2 टाइप के होते हैं, गुड्स मार्केट, फैक्टर मार्केट। गुड्स मार्केट क्या? वो जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज मिले। फैक्टर मार्केट क्या? वो जहाँ पे फैक्टर सर्विसेज मिले। फैक्टर सर्विसेज क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। मनी क्या होता है? मनी, देखो मनी का कॉन्सेप्ट अराइज क्यों हुआ, पहले तुम लोग को ये समझना जरूरी है, ठीक है। मनी क्या होता है, इसको समझने से पहले यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड कि मनी क्यों, क्या जरूरत है मनी का, ठीक है। मनी, जस्ट इमेजिन, पहले क्या होता था? पहले जो राम है वो शॉपिंग करने निकले, श्री राम जो भगवान है वो शॉपिंग करने निकले, ठीक है। और कृष्णा जो है, कृष्णा, भगवान कृष्णा, उनका एक फ्लूट का शॉप था। फ्लूट, या फिर कृष्णा छोड़ो, कृष्णा छोड़ो, हम लोग कर देते हैं जीसस। जीसस का एक फ्लूट का शॉप था, बांसुरी बेचते थे वो, ठीक है। जीसस अपना बांसुरी बेचते हैं। राम भगवान गए, राम भगवान बोले जीसस, जीसस मेरे को ना फ्लूट चाहिए। जीसस क्या बोलेंगे? ले लो फ्लूट। बट बदले में राम भगवान क्या देंगे? सवाल ये उठता है कि तुम तो मेरे को फ्लूट दे दोगे, तुम तो वो बांसुरी मेरे को दे दोगे, बदले में हम तुमको क्या दें? ये पुराना जमाना, जब मनी नहीं था, जब रुपया नहीं था इंडिया में। तो जीसस बोले एक काम करो, तुम हमको, तुम्हारा क्या चीज का काम है? राम भगवान बोले कि मेरा फॉर एग्जाम्पल फार्म है बहुत सारा, ठीक है। फार्म है, क्या है? फार्म, खेती बाड़ी का काम है। तो जीसस बोले एक काम करो, तुम मेरे को 100 kg वीट दे दो, हम तुमको फ्लूट दे देंगे। जस्ट इमेजिन, एक बांसुरी के बदले 100 kg वीट, क्या ये वाजिब है? नहीं है। तो ये जो सिस्टम होता था कि एक चीज के बदले दूसरा चीज लेना, ठीक है, ये जो सिस्टम था, 1 थिंग फॉर अनदर, एक चीज के बदले दूसरा चीज लेने का सिस्टम जो था, उसका क्या नाम था? बार्टर सिस्टम, ठीक है। ये पुराना टाइम का बात है। अब क्या होता है? अब अगर गए राम बोले जीसस आई वांट बांसुरी, तो जीसस क्या बोलेंगे? ₹100 प्लीज। समझ में आया? अब ये ₹100 क्या है? यही तो मनी है। जो बार्टर का प्रॉब्लम था, बार्टर सिस्टम जो था ना, उसमें काफी सारा प्रॉब्लम था, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी बस एक क्रक्स है कि बहुत सारा प्रॉब्लम था, इसीलिए मनी का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। देखो पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो हो रहा है
ये बताओ पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज, ये कुछ दे रहे हैं बदले में इनको कुछ मिल रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज, जीसस कुछ दे रहे हैं बदले में कुछ मिल रहा है, पैसा ही मिल रहा है लेकिन बदले में कुछ मिल रहा है, तो एक्सचेंज हो रहा है। व्हाट इज एक्सचेंज? एक्ट ऑफ ट्रेडिंग द सरप्लस गुड्स पीपल हैव टू ऑब्टेन द अदर थिंग विच दे रिक्वायर। सिंपल वर्ड में एक्ट ऑफ ट्रेडिंग, दैट्स इट। व्हाट इज एक्सचेंज? एक्ट ऑफ ट्रेडिंग। पहले क्या होता था, एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, बार्टर सिस्टम। लेकिन अब क्या होता है भैया, अब आ गया मनी। मॉडर्न इकोनॉमी में क्या आ गया, मनी। अच्छा, जो इकोनॉमी बार्टर से चले उसका नाम क्या, बार्टर इकोनॉमी, ठीक है। और जो इकोनॉमी मनी से चले उसका नाम क्या, मनी इकोनॉमी। सिंपल बात, जो बार्टर सिस्टम चला रहा है उसका नाम बार्टर इकोनॉमी। वहां कैसा इकोनॉमी है, बार्टर चल रहा है। और इंडिया में कैसा इकोनॉमी चल रहा है, मनी चल रहा है। इंडिया का पैसा क्या है, इंडिया का मनी, इंडिया का करेंसी क्या है, रुपीज है। करेंसी उस जगह का पैसा, इंडिया में रुपीज, यूएस में डॉलर, जापान में येन, सबका अपना अपना होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज मनी? एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, लोग जनरली उसको स्वीकारते हैं एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। पहला बात, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा बात, एक्ट एज अ मेजर ऑफ स्टोर एंड वैल्यू। मनी का डेफिनेशन में दो बात है, जब भी मनी डिफाइन हो रहा है दो बात का जिक्र हो रहा है। पहला बात generally accepted as a medium of exchange। इसका मतलब लोग जनरली खरीदारी करने के लिए तैयार है, उस चीज को, अपना सामान जो दे रहे हैं उसके बदले में लेने के लिए तैयार है। अरे मेरा मेडिसिन शॉप है, ठीक है, हम मेडिसिन दे रहे हैं और आगे वाला बोल रहा है लीजिए बर्तन ले लीजिए, मेरा बर्तन का दुकान है। अरे भाई मेरे को बर्तन नहीं चाहिए। जनरली एक्सेप्टेड इंडिया में क्या है, मनी दो। और दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू प्लस मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब 5 किलो आटा दीजिए, हम आगे वालों को बोले 5 किलो आटा दीजिए, तो हम लोग क्या पूछते हैं, 1 किलो आटा कितने का, वो बोला 1 kg आटा 30 का, तो 5 kg 150 का। 5 kg 150 का। सिंपल इजी बात है, ठीक है। क्या कि भैया मेजर हो गया ना, 1 किलो अगर 30 में मिल रहा है तो 5 किलो कितना, 5 × 30, 150 रुपए में मिल जाएगा। तो मेजर कर पा रहे हैं हम लोग, नाप पा रहे हैं। और स्टोर ऑफ वैल्यू, ये 150 रुपीज जो उसको मिलेगा ये फ्यूचर में यूज कर सकता है, अभी स्टोर करके रख सकता है, बचा के रख सकता है। तो कोई भी एक ऐसा चीज जो स्टोर कर सके और मेजर हो, और दूसरा उसको लोग जनरली एक्सेप्ट करें। ऐसा सिर्फ एक ही चीज होता है हर कंट्री में, वहां का करेंसी। क्या, वहां का करेंसी। करेंसी क्या हुआ, करेंसी यानी कि नोट्स एंड कॉइन्स। इंडिया का रुपीस, डॉलर, यूएस का, जापान का येन, ये सब जगह का अलग अलग है। यूरोप का यूरो, ठीक है, सब जगह का अलग अलग है। करेंसी क्या, नोट्स एंड कॉइन्स। इंडिया में नोट्स एंड कॉइन्स कौन निकालता है, इसके बारे में एक छोटा सा फन फैक्ट है, अभी नहीं बताएंगे, इंटरेस्टिंग है बट, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग ये याद रखो, हम लोग जब रोड पे चलते हैं तो बहुत सारा लुलू पुचू बैंक देखते हैं, मतलब छोटा मोटा, ICICI दिख गया, HDFC दिख गया, SBI दिख गया, कैनरा दिख गया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिख गया, बहुत सारा दिखता है, बैंक ऑफ इंडिया दिख गया, PNB दिख गया, बहुत सारा बैंक दिखता है, ठीक है। लेकिन इस बैंक, सारे बैंक का एक पापा है, RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, RBI सारा बैंक का क्या है, पापा है, ठीक है। जितना भी छोटा मोटा बैंक है उसका पापा कौन, RBI। ये देखेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, RBI देखेगा कि ये बाकी बच्चा लोग क्या कर रहा है, कैसे सामान का लेन देन कर रहा है। और साथ ही साथ इसका ये भी काम होता है कि ये नोट्स एंड कॉइन्स बनाए। याद रखना, यहाँ पे एक फन फैक्ट है, आने वाले चैप्टर में तुम लोग को पता चलेगा, बट फॉर द टाइम बीइंग नोट्स एंड कॉइन्स इंडिया में कौन बनाता है, RBI। RBI का काम है नोट्स एंड कॉइन्स बनाना, ठीक है। कॉइन्स यानी कि सिक्का, मेटालिक कॉइन्स, नोट्स यानी कि पेपर नोट जो होता है, ठीक है, ओके। पेपर मनी इज नोट्स, मेटालिक कॉइन्स आर कॉइन्स। अच्छा भैया ये तो समझ गए, ये तो आप कैश का बात कर रहे हैं।
कैश में दो टाइप होता है, एक होता है नोट्स, एक होता है कॉइन्स। आप ये बताओ हम लोग को, आप हम लोग को ये बताओ कि बैंक में भी तो मेरा पैसा रखाता है, बैंक में भी तो हम लोग पैसा जमा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग जब पैसा डालने जाते हैं, हम लोग डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो उसका नाम है डिपॉजिट मनी या फिर बैंक मनी भी बोल सकते हैं। जो पैसा बैंक में रखा हुआ है उसका नाम क्या? डिपॉजिट मनी या फिर बैंक मनी। देखो, डिपॉजिट मनी और बैंक मनी मतलब डिपॉजिट हेल्ड विथ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ विच चेक कैन बी विड्रॉन। चेक तुम लोग सबको पता होगा क्या होता है, क्या होता है? अरे मानो ये है मोदी जी, ठीक है, ये कौन? ये मोदी जी। मोदी जी तुम्हारे घर के पास वाले मोड़ में चाय पीना है। मोदी जी बोले मित्रों मुझे चाय पीना है, चाय पीना है। मोदी जी बोले मित्रों मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, हम पेटीएम फ़ोन पे नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास मेरा चेक बुक है। चेक बुक क्या होता है? किताब जिसमें बहुत सारा अलग अलग पेजेस होता है जो कि फट सकता है, और उसमें नाम लिख दो जिसको पेमेंट करें, मतलब राजू टी स्टॉल, तो लिख दो कि राजू को पेमेंट करना है कितना? 10 रुपया। हमेशा चेक बड़ा अमाउंट का होता है, 10 रुपया, और अपना साइन कर दो। ये चेक रहेगा राजू के पास, ठीक है। मानो ये चेक है कैनरा बैंक का। जिस दिन राजू को पैसा चाहिए होगा, राजू जाएगा कैनरा बैंक, उन लोगों को ये चेक दिखाएगा, कैनरा बैंक चेक रख लेगा और बदले में पैसा दे देगा। दिस इज व्हाट चेक डज। अभी मोदी जी के अकाउंट से वो जो पैसा है कट गया होगा, मानो 10 रुपया था, जिस दिन ये जाके चेक को इन कैश कराएगा, चेक को कैश में कन्वर्ट करेगा, मतलब इन कैश करेगा, उस दिन, उसी दिन इनका अकाउंट से 10 रुपया कट जाएगा और इसके अकाउंट में 10 रुपया आ जाएगा। ये चमत्कार होता है चेक से। बैंक में जो पैसा रखा है उससे कट जाएगा हम लोग का, और जिसको पेमेंट किया उसका अकाउंट में आ जाएगा। सिंपल, ओके। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो इनकम का कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इससे और भी कई कॉन्सेप्ट निकलेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तुम लोग सबसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वाई आर यू गाइज स्टडिंग? जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? भैया एक सोल मोटिव सबका पढ़ने का ये है, एक सोल मोटिव सबके पढ़ने का ये है कि वी विल अर्न मनी, हम लोग को पैसा कमाना है, यानी कि हम लोग को एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, हम लोग पैसा कमा सकें। पैसा कमाएं, कमाना इज इनकम, जो पैसा कमाए दैट इज इनकम। पैसा कमा के क्या करोगे? भैया पैसा कमा के हम लोग कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन होगा। क्या होगा? कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब उसको यूज करेंगे। दो टाइप से यूज हो सकता है, या तो तुम खर्च करोगे, एक्सपेंडिचर, सैलरी दे दिए, कहीं यहाँ इस्तेमाल हो गया, कहीं वहाँ इस्तेमाल हो गया, बच्चा लोग का ट्यूशन फीस, ये सब में लगेगा। और एक होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा इस इरादा से लगाना कि फ्यूचर में और पैसा वापस मिले, ठीक है। सुनते ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, कहीं भी ऐसा पैसा लगाना जहाँ से पैसा वापस ज़्यादा होकर मिले, मतलब 100 लगाएं तो 200 मिले, बढ़ के मिले, 100 लगाएं तो 101 मिले, इस उम्मीद से लगाना कि पैसा जो है वो ज़्यादा मिले, ठीक है। अच्छा, जो पैसा तुम लोग कंज्यूम नहीं कर रहे उसका क्या होगा? मतलब कुछ पैसा तो तुम कंज्यूम नहीं किए, तो भैया जो पैसा खर्चा नहीं किए वो बचत होगा। क्या होगा? बचत। उसको सेव करके रखे हैं फ्यूचर के लिए। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो हम लोग एक चीज समझें कि जो इनकम तुम कमाओगे वो या तो कंज्यूम होगा या फिर सेव होगा। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। बोल सकते हैं कि जो पैसा तुम कमाते हो या तो वो खर्च होता है या फिर वो सेव होता है, उसके अलावा थोड़ी कुछ होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आओ हम लोग आगे पढ़ते हैं। इनकम क्या? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर फ्लो ऑफ मनी अक्रूइंग टू एन इंडिविजुअल और ऑल पीपल इन एन इकोनॉमी ओवर स्पेसिफाइड टाइम। तुम जो पैसा कमा रहे हो, पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस को इनकम माना जाता था। घर आए, ठीक है, पहले के टाइम में जस्ट इमेजिन, पैसा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। घर आए, वाइफ पूछेगी क्या कमा के लाए, तो वो क्या बोलेगा? 1 बकरी, 2 मुर्गी, 10 अंडा, 5 बर्तन, यही बोलेगा। थोड़ी बोलेगा 10,000 रुपया। कैसे बोलेगा? रुपया तो था ही नहीं तब।
तो ये उस टाइम का बात है कि इनकम कैन बी डिफाइंड एज ए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर फ्लो ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे हैं, अभी एक जो बच्चा है वो थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, ठीक है, उसके पापा का गुपचुप का ठेला है, पानी पूरी का। तो वो बोला कि भैया हम आपको फीस नहीं देंगे, हम आपको गुपचुप खिला दिया करेंगे और आपके फैमिली के लिए भी भिजवाएंगे। हम घर आए, हमसे मम्मी पूछी क्या हुआ, क्या कमा के लाया तुम? हम बोले मम्मी गुपचुप। मम्मी बोली व्हाट इज दिस, दैट इज नॉट कमाई। हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो कमाई। ये कहाँ लिखा है? ये इनकम के डेफिनेशन में लिखा है। तो डेफिनेशन याद रखना है, इनकम कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फ्लो ऑफ मनी। ये फ्लो वर्ड क्यों यूज हो रहा है? ऐसा है क्या एक दिन का हम लोग देख रहे हैं, एक टाइम का देख रहे हैं? नहीं भैया, ये तो आने जाने वाला चीज है। ऐसा थोड़ी है जो आ गया वो रहेगा तुम्हारे पास, वो तो जाएगा भी, है ना। जो पैसा आ गया वो तुम्हारे पास ही रहेगा? नहीं भैया, वो आगे भी जाएगा किसी और के हाथ में। तो फ्लो इसीलिए बोलता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सिंपल एकदम। ओके, तो जो पैसा हम लोग कमा रहे हैं, करेंसी वगैरह कमा रहे हैं, रुपीज में, डॉलर में, उसको क्या बोलेंगे? मनी इनकम। जो रुपीज डॉलर करेंसी में कमा रहे, व्हाट इज दैट? मनी इनकम, ठीक है। ओके, अच्छा, इनकम दो टाइप का होता है, मनी इनकम एंड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या? देखो, हम ऊपर 4 फैक्टर ऑफ सर्विसेज का बात किए थे, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बात किए थे। वेट अ सेकेंड। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अभी तुम ही सोचो कि जो लैंड हम लोग को मिल रहा है, देने वाला इंसान बदले में कुछ मांगा होगा, है ना। देने वाला इंसान बदले में कुछ लिया होगा हम लोग से। क्या लिया होगा? लैंड के बदले रेंट लिया होगा। लैंड के बदले क्या लिया होगा? रेंट। अच्छा, जो हम लोग के अंडर में काम कर रहे हैं, जो अपना लेबर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, वो क्या लेंगे? वेजेस। अच्छा, जो कैपिटल लगा रहा है बिजनेस वाला, उसको क्या चाहिए? इंटरेस्ट। यानी कि अगर वो 100 रुपया लगाया है तो बदले में उसको कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए कि भैया हम पैसा लगाएं, इतना तो मेरे को बदले में मिलना ही चाहिए। ये होता है इंटरेस्ट एट द रेट, मानो 6%, 10%, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। और एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेस का ओनर, उसको चाहिए प्रॉफिट। फिर से सुनो, जो लैंड दे रहा है वो क्या मांगेगा? रेंट। जो लेबर सर्विस दे रहा है, अपना काम कर रहा है, वो क्या मांगेगा? वेजेस। उसका इनकम क्या? वेजेस। लैंड वाला जो प्रोवाइड कर रहा है, अरे किसी से जमीन लिए होंगे ना उधार, या फिर खरीदे होंगे, तो क्या नाम रखेंगे? रेंट। लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। ये 4 चीज अपन को हमेशा याद रखना है। ओके, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखते हैं मनी इनकम, जो पैसा आता है रुपी में, डॉलर में, वो सब मनी इनकम, ठीक है। और फैक्टर इनकम बोले तो इनकम अर्नड बाय एन इंडिविजुअल फॉर सेलिंग हिज फैक्टर सर्विसेज टू फर्म। कोई कंपनी को अगर तुम फैक्टर सर्विस दे रहे हो तो वो इनकम। फॉर एग्जाम्पल वेजेस किसके लिए? लेबर के लिए। इंटरेस्ट किसके लिए? कैपिटल के लिए। रेंट किसके लिए? लैंड के लिए। प्रॉफिट किसके लिए? एंटरप्रेन्योर के लिए। ये 4 चीज अपन को अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, अभी इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे जो बढ़ना है, जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वो बड़ा मस्त चीज है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, हम लोग सुनते हैं कि इंडिया का जीडीपी गिर गया, जीडीपी गिर गया, जीडीपी गिर गया। व्हाट इज दिस जीडीपी? ये जीडीपी क्या है? इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, एक देश के अंदर, ये देखो, ये हमारा भारत देश, हो सकता है मेरा मैप थोड़ा सा पाकिस्तान भी ले आए, थोड़ा सा चाइना भी ले आए, तो माफ करना, ठीक है। ये है इंडिया का मैप रफली, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो टेरिटरी है, ये जो हम लोग का बाउंड्री है, जो हम लोग का हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं? हमारा टेरिटरी। तो हमारे टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग
जीडीपी प्रोड्यूस हो रहा है। समझो बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। हम फाइनल पे जो स्ट्रेस दिए, व्हाट डज दैट मीन? फाइनल G&S यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का अर्थ क्या है? दो गुड्स एंड सर्विस होते हैं, एक होता है फाइनल जो कि डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, बाय द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग के हाथ में जो मोबाइल है, डायरेक्टली तुम लोग यूज कर रहे हैं। ये जो हम क्लासेस दे रहे हैं, डायरेक्टली तुम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो तुम लोग का घर में वॉच रखा हुआ है, जो कैलकुलेटर है, ये सब छोटा छोटा चीज से लेके बड़ा बड़ा बिल्डिंग तुम लोग अपने यूज के लिए लिया, तो दिस आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं वो फाइनल नहीं होते। मतलब कि अगर हम एक कंपनी है तो हमको कुछ सामान चाहिए होगा आगे और बनाने के लिए, है ना। हम मानो एक वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं तो हमको कुछ केमिकल्स चाहिए होगा, तो क्या हम केमिकल्स के फाइनल कंज्यूमर हैं? नहीं, हम फाइनली केमिकल को कंज्यूम नहीं करेंगे, उससे हम वॉशिंग पाउडर बनाएंगे, उस वॉशिंग पाउडर को बेचेंगे, वो जो कंज्यूम करेगा वो फाइनल कंज्यूमर होगा। हम तो बस बीच में हैं, हम कहाँ हैं? इंटरमीडिएट, हम तो बस बीच में हैं। तो जो प्रोडक्ट को हम लोग इस्तेमाल करें फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। फिर से सुनो, जो गुड्स को हम लोग यूज करें फाइनल गुड्स बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। और जो गुड्स को डायरेक्टली कस्टमर, मेन कस्टमर जो आखिरी यूज हो रहा है, उसके बाद वो यूज कोई नहीं कर सकता, खत्म, यूज हो गया, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? एकदम सिंपल। आई रिपीट, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में प्रोड्यूस हो, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। अगर आज हमारे देश में मानो 1 लाख करोड़ रुपया का सामान फाइनली कंज्यूम हो रहा है, फाइनली प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इंडिया का जीडीपी होगा। इंडिया की टेरिटरी के अंदर मानो तुम यूएसए गया, यूएसए में आईफोन खरीदा, डजेंट मैटर, क्यों? यूएसए में, इंडिया में होता तब ना उसको गिनते हैं इंडिया में। मेड इन इंडिया में इंडिया का आईफोन खरीदा, दैट मैटर। सुनते ना, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि देश के अंदर बनाओ और यूज करो ताकि देश का जीडीपी बढ़े। सिंपल, इजी एकदम, ठीक है। अच्छा, जीडीपी मतलब समझ गए भैया हम लोग कि विद इन टेरिटरी क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अरे तुम्हारे चाचा रहते हैं, वो तुम्हारे दादा दादी के लिए पैसा भेजे, यूएसए में रहते हैं वो लोग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से, यूएस से, चाइना से, नेपाल से, भूटान से, इंडिया छोड़ के कहीं से भी अगर कोई सामान आ रहा है इंडिया में, वो क्या हो गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कह रहे हैं कि अगर जीडीपी जो है, अगर जो जीडीपी है किसी देश का, उसमें ऐड कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नेशनल इनकम। देखो यहां पे पेज नंबर, एक सेकंड रुकना, सबको खुलना पेज नंबर 26 अपने बुक का, पेज नंबर 28 खोलो, 28। देखो पेज नंबर 28 के लास्ट में देखो, नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआई। सिंपल वर्ड में जीडीपी आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी यानी कि एक देश के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितना बन रहा है, वो
अच्छा, उसके अंदर विद इन देयर डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन देयर डोमेस्टिक टेरिटरी। और इसमें अगर हम लोग ऐड कर दें, इसमें अगर हम लोग ऐड कर दें क्या, NFIA, यानी कि फॉरेन से जो पैसा इंडिया में आ रहा है, इंडिया के लिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये दोनों मिला के क्या होगा, नेशनल इनकम। एक देश का नेशनल इनकम ये दोनों मिला के होता है। ठीक है, सिंपल, ओके, यही यहां पे लिखा हुआ है। चलो एक बार रीड करते हैं, ठीक है, पूरा चीज को। नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई डोमेस्टिकली ओन्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अपने देश के लोगों का, भले ही इंडिया में हो भले ही इंडिया के बाहर हो, देश का पैसा। ठीक है, ये क्या है नेशनल इनकम, देश का पैसा। ठीक है, तो नेशनल इनकम इज देश का पैसा। ठीक है, तीन बात नेशनल इनकम में सदा याद रखना हम लोग को, तीन बात वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। पहला, नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, पैसा के टर्म में नेशनल इनकम एक्सप्रेस होता है। ठीक है, दूसरा, नेशनल इनकम रिफ्लेक्ट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अभी अपन को ये क्लियर कि क्या होता है, कि कंजम्पशन क्या होता है, कि सेविंग्स क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, ये भी अपन को पता है। सवाल उठा, एक नया वर्ड आया हमारे इकोनॉमिक्स में, जिसको कहते हैं लोग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? सिंपल हिंदी में अगर बोले ना, पैसा इस इरादे से लगाना, पैसा इस इरादे से लगाना कि वापस ज्यादा मिले, वापस ज्यादा मिले। ठीक है, तुम कभी भी कहीं पैसा लगा रहे हो, कहीं भी बैंक में पैसा दिए, फिक्स्ड डिपॉजिट कराएं, यानी कि तुम बैंक को पैसा दिए और बैंक से बात हुआ कि जब बैंक पैसा वापस करेगा तो कुछ और, मानो तुम 100 दिए तो वो बैंक 110 रुपीज देगा एक साल बाद। तो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जब भी पैसा लगाते हैं तो इस इरादे से लगाते हैं कि जब वापस मिले ना वो पैसा तो ज्यादा मिले, चाहे 1 रुपया ही ज्यादा मिले लेकिन ज्यादा मिले। ठीक है, तो इसके ऊपर आया दो बात। ठीक है, पहला आया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तुम लोग अपना सोचो, तुम लोग के पास पैसा है, तुम लोग के पास पैसा है, बहुत सारा पैसा आ गया, इनकम कमाए तुम लोग, कुछ खर्च किए, कुछ बचाए, अब जो बचाए उसको कहीं लगाना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ऑप्शंस है, कुछ ऐसा ऑप्शंस है तुम लोग के पास, जहां पे तुम लोग जब पैसा लगाएगा ना वापस मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा। जैसे कि शेयर मार्केट, क्या होता है शेयर मार्केट, मेरे साथ लगे रहो, ये सब पूरा नॉलेज मिलेगा तुम लोग को। शेयर मार्केट क्या होता है, इस सेक्टर में अगर तुम लोग को जॉब मिल गया ना, मजा है, इस सेक्टर में अगर तुम लोग को इंटरेस्ट है ना, बहुत पैसा है, तो शेयर मार्केट हुआ। फिर बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स मतलब ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है कि तुम पैसा लगाओ 100 रुपया मिलेगा 150। ये हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है, ऐसा असल में नहीं होता है, कुछ इसका रेट होता है कि 100 रुपया लगाएं तो 2% ज्यादा मिलेगा, वो सब हम लोग आगे समझेंगे। तो जब तुम्हारे पास जो पैसा है उसको तुम कोई ऐसा जगह पे लगा रहे हैं जहां से तुमको ज्यादा पैसा वापस मिले, वो होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल का अर्थ ही होता है पैसा, फाइनेंशियल वर्ड ही रिलेट करता है अपने कॉन्सेप्ट को पैसे के साथ। तो व्हाट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भैया, जब भी हम लोग पैसा लगा रहे कहीं पे इस उम्मीद के साथ कि जब वो पैसा वापस मिले तो ज्यादा मिले, दैट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सिंपल, इजी, ओके। नाउ टेल मी दूसरा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज रियल इन्वेस्टमेंट। दिस इज अ कैच, इसको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रियल इन्वेस्टमेंट? रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सवाल उठा, इसका एक ही जवाब है। ठीक है, इसका डेफिनेशन ध्यान से देखना तुम लोग, साथ ही साथ याद करते जाना। इन्वेस्टमेंट
इज डिफाइंड, या फिर रियल इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ using production resources for production of capital goods. कुछ नहीं, मेरे साथ 1 से 2 बार रिपीट करो. रियल इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अभी इकोनॉमिक्स में जब भी इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं ना, फॉर द टाइम बीइंग, इस वक्त के लिए अपन क्या इमेजिन करेंगे? इन्वेस्टमेंट मतलब रियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का ज्यादा बात नहीं हो रहा है. तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट या फिर रियल इन्वेस्टमेंट? इट इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्शन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स. ठीक है. व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल गुड्स? सवाल उठा भैया दिल में कि ये कैपिटल गुड्स capital goods are those goods which helps in producing other goods. अभी ध्यान से मेरा बात सुनना, ठीक है? फॉर द टाइम बिंग तुम लोग इमेजिन करो, तुम लोग फेवरेट प्रोडक्ट क्या है तुम लोग बोलो, घर पे बोलो. तुम लोग को क्या प्रोडक्ट फेवरेट है? मैगी फेवरेट है तो मैगी बोलो, मोबाइल पसंद है तो मोबाइल बोलो, लैपटॉप पसंद है तो वो बोलो. कोई भी एक फेवरेट प्रोडक्ट चूज करो, गुड चूज करो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मैगी. ठीक है. नेस्ले का जो मैगी आता है. तो हम अपने आप को उसका मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर इमेजिन कर रहे हैं. हम इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास बड़ा सा फैक्ट्री है और हम मैगी बनवा रहे हैं. मेरे अंडर में वर्कर काम कर रहे हैं. चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे पास है. कौन कौन सा 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जो हम हैं. ठीक है. हमारे पास पैसा आ रहा है. नाउ व्हाट विल आई डू विद दैट मनी? कुछ हम सेव करके रखेंगे फ्यूचर के लिए. लेकिन अगर हमको मानो अभी हम बना रहे हैं एक दिन में 100 पैकेट मैगी का और हमको बढ़ाना है, हमको 100 से 150 पैकेट बनाना है, तो हमको क्या करना होगा? ऑप्शन 1 भैया आपको और नया मशीन खरीदना होगा. ऑप्शन 2 आपको और आदमी लगाना होगा. 2 चीज आपको करना होगा. ठीक है. तो जब हम और नया मशीन खरीदेंगे मैगी बनाने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं? हम रियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. दैट इज प्रोडक्शन रिसोर्सेज. वो जो मशीन है वो क्या काम में आता है भैया? मैगी बनाने के लिए. ठीक है. तो वो मशीन को बोलेंगे कैपिटल गुड्स. क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा सामान है, वो मशीन एक ऐसा चीज है जो कि मदद करता है प्रोड्यूस करने में दूसरे गुड्स को. फिर से मेरा बात ध्यान से सुनो. मशीन एक ऐसा चीज है जो कि मदद करता है प्रोड्यूस करने में दूसरे गुड्स को. ठीक है. अभी तुम लोग सोचो ना, तुम लोग का जो फेवरेट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको बनने में मशीन लगता होगा. सामान मैनमेड चीज क्या क्या लगता होगा? मशीन. टूल्स एंड इक्विपमेंट लगता होगा. टूल्स एंड इक्विपमेंट तुम बता रहे. टूल्स एंड इक्विपमेंट, स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस से लेकर स्क्रू, काटी, हैमर, वो हर छोटा चीज जो किसी बड़ा प्रोडक्ट को बनाए, दैट इज टूल्स एंड इक्विपमेंट. ठीक है. अच्छा, बिल्डिंग लगता होगा. बिल्डिंग भी तो मैनमेड होता है और वो भी तो लगता है. ठीक है. अच्छा, स्टॉक लगता होगा, रॉ मटेरियल वगैरह भी तो लगता है. तो ये सब चीज लगता है और भी काफी चीज लगता होगा, है ना? तो वो हर चीज जिसके मदद से हम लोग जो फाइनल गुड है उसको प्रोड्यूस करें, वो कैपिटल गुड कहलाता है. एग्जाम्पल मशीन हो गया, टूल्स एंड इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, वो सब चीज. ठीक है. तो भैया क्लियर हो गया कि इन्वेस्टमेंट मतलब द एक्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्शन रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स. पैसा को हम लोग लगा रहे हैं ताकि ये गुड्स है ना, जो मशीन है, जो टूल्स है, ये सब खरीद सके, ये सब को हम लोग बढ़ावा दे सके. हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं. ठीक है. रॉ मटेरियल मतलब तुम लोग को फिर से बता रहे एक बार हम. रॉ मटेरियल मतलब भैया मैगी बनाने के लिए क्या चाहिए? मैदा चाहिए. मसाला बनाने के लिए स्पाइसेस चाहिए. प्लास्टिक चाहिए पैकेट बनाने के लिए. ये हर चीज का जरूरत होता है. तो ये सब मिला के मैगी बनता है. ठीक है. उसी तरीके से रेस्टोरेंट में चाउमीन बनाना है, क्या चाहिए? चाउमीन चाहिए, सब्जियां चाहिए. ठीक है. ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी बनाने के लिए सामान चाहिए. हर चीज के लिए कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता है उसको बनाने के लिए. इजी. ठीक है. तो ये जो चीज बनाने के लिए चाहिए होता है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल.
तो वो भी कैपिटल गुड्स का हिस्सा हुआ ना। हाँ, क्योंकि उससे भी तो हम लोग फ्यूचर में कुछ बना रहे। तो भैया जो ये सामान खरीद रहे हैं तो उसको सीखेंगे, उसको लिखेंगे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अभी दो चीज होता है, मानो तुम मशीन खरीद लिया, नया मशीन खरीदा, ठीक है, या तो तुम नया मशीन खरीदा या फिर पुराना मशीन को तुम रिपेयर कराया, उसमें मेंटेनेंस कराया, उसको अपग्रेड कराया, कुछ भी करा सकते हैं। या तो हम नया पेचकस खरीदें या फिर पुराने वाले पेचकस को ठीक करा लिए। हर चीज में हम लोग जो कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड क्या, वो सामान जिससे हम लोग फ्यूचर में गुड्स बना सकते हैं, वो हर मैनमेड सामान, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, स्टॉक, वो हर चीज। ठीक है, सिंपल कैपिटल गुड समझ में आ गया। मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, स्टॉक, वो हर चीज जिससे हम लोग दूसरा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग ये सब चीज खरीद रहे हैं नया, या फिर ये सब चीज में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इसको बेहतर बना रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ओके, और अब आते हैं बुक में, पेज नंबर 29। इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड, ऐसे ब्रैकेट में करना, एक्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्शन रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, दैट इज गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्यूचर। ठीक है, इट इज द एक्ट ऑफ एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या होता है हम सिखा दिए, कैपिटल गुड्स क्या होता है, क्या होता है, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ गुड्स, ये सब चीज। ये फर्म बनाता है। तुम लोग को हम क्या बोले, तुम लोग इमेजिन करो, तुम लोग सेलर है, तुम लोग मैन्युफैक्चरर है। क्यों इमेजिन करने बोले, क्योंकि जनरली ये सब फर्म खरीदता है। अरे भाई, तुम कभी एक बड़ा सा मैगी बनाने वाला मशीन बेमतलब का खरीद के घर पे रखेगा? नहीं भैया, मेरे को बनाना ही नहीं है। जो कंपनी बनाएगा वो ना रखेगा, या फिर सरकार को काम होता होगा इसका, बहुत कम हाउस होल्ड यूज करता है। तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज अदर नेम फॉर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, सिनोनिम से, सेम चीज है। ठीक है, अल्टीमेटली ये कहना चाहता है कि हर सोसाइटी में अपने इनकम का एक हिस्सा को इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए ताकि फ्यूचर में प्रोडक्शन ज्यादा हो। मेरा बात को ध्यान से सुनना, हर इंसान को अपने इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। ठीक है, अभी तीन कंपोनेंट्स होता है इन्वेस्टमेंट का, तीन कंपोनेंट्स होता है। पहला, प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो कि फिक्स्ड एसेट है, जो कि तुम लोग लंबा टाइम तक यूज करेगा, प्लांट्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीन्स, ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। यानी कि ये सब खरीद के तुम लोग रख दिया, अब 3-3, 4-4 साल तक यही सब चलेगा। नया नया खरीद के रख दो, न्यू खरीद के रख दो कैपिटल एसेट को, अब वो 3-3, 4-4 साल तक चलेगा। ये क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है प्रोड्यूसर का। अच्छा, एक होता है रेसिडेंशियल और एक होता है नॉन रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल मतलब रहने के लिए, ठीक है, हाउसेस लिखो, रेसिडेंशियल में हाउसेस टू लिव, जिस घर में रह रहे उसको क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल। देखते हैं ना कहीं फॉर्म वगैरह भरते हैं तो दो एड्रेस होता है, रेसिडेंशियल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस। मतलब रेसिडेंशियल जहाँ पे रहते हैं, और नॉन रेसिडेंशियल कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो रहने के अलावा बना हुआ है। ठीक है, ब्रिज स्ट्रक्चर, लेकिन क्या वहां पे रहता है तुम? नहीं। रोड में रहता है तुम? नहीं। ऑफिस में रहता है तुम? नहीं। वहां सोता खाता पीता है? नहीं। ठीक है, पावर प्लांट में रहता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बन रहा है? नहीं। तो ये सब क्या है, नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है। ऑफिस, पावर प्लांट, ब्रिजेस, यहाँ ब्रिजेस कर देना, ब्राइड्स लिखा है, रोड्स, ये सब नॉन रेसिडेंशियल है। और रेसिडेंशियल क्या, जहां पे रहते हैं। तो यहाँ पे एक मस्त कॉन्सेप्ट बताया, एक रेसिडेंशियल हाउस जो है वो यूटिलिटी क्या होता है बहुत अच्छे से डिफाइन किया हम, स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड दे। ठीक है, तुम घर खरीदे, ठीक है, ऐसा होता है कि एक दिन में घर में रुके पैसा वसूल, नहीं, लंबा टाइम तक चलता है ना। एक बार पैसा लगाओ घर में, अच्छा सा घर बनाओ और अच्छा खासा टाइम तक उसमें रह लो, कॉमन सेंस है ये तो। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजम्पशन नहीं बोलते हैं। कंजम्पशन मतलब किसी भी चीज का इस्तेमाल करना। तुम 500 रुपया कमाया, उस 500 रुपया में से 300 रुपया तुम क्या करेगा, घर का छोटा मोटा खर्च के लिए लगाया और 200 रुपया बचा के रख लिया। ठीक है, अभी वो 200 रुपया बचा के तुम अपने जेब में रखा है, मानो उस 200 रुपया को तुम कहीं इन्वेस्ट कर दिया इस उम्मीद से कि जब वापस आए तो ज्यादा आए, या फिर वो 200 रुपया लगा रहे हैं तो मेरा कुछ इंक्रीज हो, अल्टीमेटली मेरा फायदा हो उस पैसा को लगा के, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जब हम लोग घर में पैसा लगाते हैं तो हम लोग का बहुत फायदा होता है और लंबा वक्त तक फायदा होता है, इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और कंजम्पशन नहीं बोलते हैं। तुम मानो मैगी खाए या फिर कोई चाट वगैरह खाए,
थोड़ा देर के लिए सेटिस्फैक्शन मिला, फिर भूख लगेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कंजम्पशन है। लेकिन जब बहुत लंबा टाइम तक कोई तुमको फायदा देते जा रहा है तो दैट इज इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? तुम कहीं पैसा लगाया, तुम मशीन खरीदा, बहुत लंबा टाइम तक मशीन तुमको फायदा देगा। तुम बिल्डिंग खरीदा, बहुत लंबा टाइम तक बिल्डिंग फायदा देगा। तुम ब्रिज बनवाया, बहुत लंबा टाइम तक ब्रिज फायदा देगा। रोड लंबा टाइम तक फायदा देगा। तो जो चीज लंबा टाइम तक फायदा दे दैट इज इन्वेस्ट, और जो शॉर्ट टर्म फायदा दे दैट इज कंजम्पशन। क्लियर? ओके। यहाँ पे एक छोटा बात बोला कि अगर तुम रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर रहा है, हाउस अलग चीज है। सिंपल वर्ड में तो मानो 2 घर खरीदा, एक घर अपने लिए, एक घर सोचा फ्यूचर में बेचेंगे, ठीक है? तुम किसको बेचा? कोई कंपनी को वो घर बेच दिया कि आपका आदमी लोग के लिए वो घर रख लीजिए, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट ही है। तुम 10 लाख में खरीदा, तुम वो घर 10 लाख से ज्यादा में बेचेगा, 12 में बेचेगा। इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? पहला इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर का, कि भैया नया नया कैपिटल गुड खरीदा, प्लांट इक्विपमेंट ये सब खरीदा। दूसरा रेसिडेंशियल घर बना रहा है या फिर कोई भी बिल्डिंग, रोड, ब्रिज कुछ भी बना रहा है। और तीसरा इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। आई यू व्हाट इज रॉ मटेरियल? व्हाट इज रॉ मटेरियल? जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाए रॉ मटेरियल, ठीक है? एग्जाम्पल में रेस्टोरेंट में क्या बन रहा है? मानो आलू चाट बन रहा है, आलू चाट। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? पोटैटो, स्पाइसेस, टैमरिंड यानी कि इमली। तुम लोग देखो आलू चाट बनाना सिखा दिए, ठीक है? स्टोव वगैरह चाहिए होगा, 1000 चीज चाहिए होगा, तब जाके आलू चाट बनेगा, ठीक है? तो व्हाट इज दिस? ये सब मिलके जो आलू चाट बना रहा है इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। ये सब हम लोग खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदे अपन, फिर क्या करते हैं? उसके ऊपर काम करना, प्रोग्रेस, काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और जब बन जाता है, सुंदर से गार्निश वगैरह कर देते, प्लेट पे सजा देते, तो क्या बनता है? फिनिश्ड गुड्स। और ये कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ये कंज्यूमर कंज्यूम करता है फिनिश्ड गुड, ठीक है? तो क्या सीखे भैया? रॉ मटेरियल जब उस पर काम करने लगते हैं वो WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस बनता है, और लास्ट में वो फिनिश गुड बन जाता है। तो बहुत बार होता है, मानो आज रात, आज हम पूरा दिन काम किए, ठीक है? मेरा रेस्टोरेंट है, हम बहुत टेस्टी पास्ता बनाते हैं, ऐसा सोचो, ऐसा कुछ सच नहीं है, ठीक है? हम बहुत टेस्टी पास्ता बनाते हैं। तो पास्ता का सारा सामान रखा हुआ है। अब जरूरी है जो सामान रखा हुआ सारा एक दिन में यूज हो? नहीं भैया, बहुत सारा सामान बचता है, अगला दिन यूज होता है। तो रॉ मटेरियल बच गया, ठीक है? और अगला दिन हम और रॉ मटेरियल मंगा लिए। इन्वेस्टमेंट में तो गिनती आएगा उसका। रॉ मटेरियल बना रहे हैं, मंगा रहे हैं, क्यों? ताकि हम और पास्ता बना सकें, ठीक है? बहुत बार होता है कि भैया पास्ता का मतलब सब सामान तैयार था, ग्रेवी वगैरह तैयार था, बस बनाए नहीं थे, गर्म नहीं किए थे। तो थोड़ा मतलब अगला दिन उस ग्रेवी को गर्म करके फिनिश गुड बना सकते हैं। तो होता है कभी कभी ये बच जाता है, कभी कभी ये बच जाता है, कभी कभी फिनिश गुड्स ही बच जाता है, बना बनाया पास्ता बच गया, फेंकना पड़ेगा, ठीक है? या फिर किसी को देना पड़ेगा। तो ये सब भी क्या है? ये सब हम कैसे बना रहे हैं? पैसा लगा के बना रहे हैं, इन्वेस्ट करके बना रहे हैं। तो ये सब स्टॉक के गिनती में लाते हैं। ये सबको किसके गिनती में लाते हैं? स्टॉक। जब स्टॉक का बात करते हैं, रॉ मटेरियल की बात हो जाता है इकोनॉमिक्स में, वर्क इन प्रोग्रेस का भी बात हो जाता है, और फिनिश गुड। देखो ना यहाँ लिखा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड यानी कि WIP एंड फिनिश गुड्स फैक्ट्री में पड़ा रहता है, दुकान में पड़ा रहता है, ठीक है? क्यों? ताकि स्मूथ प्रोडक्शन हो। तो थोड़ा थोड़ा एडिशन जो होता है ये स्टॉक में, इसको भी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है गुड्स प्रोड्यूस्ड बट नॉट यूज्ड फॉर करेंट कंजम्पशन। गुड प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन करेंट कंजम्पशन नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके। तो जब हम लोग 3 अलग पढ़े, ठीक है? 3 अलग अलग, पहला प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या पढ़े भैया? कोई भी कैपिटल एसेट में पैसा लगा रहा है, नया नया खरीद रहा है, यही है। दूसरा रेसिडेंशियल यानी कि रहने के लिए, एंड नॉन रेसिडेंशियल रहने के अलावा वो हर चीज, नॉन रेसिडेंशियल, अरे ब्रिज, रोड, ऑफिस बिल्डिंग, तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और तीसरा इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, जब रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या फिर वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ पैसा और लगा रहे हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े, या फिर फिनिश गुड में और पैसा लगा के उसको और मतलब वैल्यू वाला कर रहे हैं, वो सब इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक कहते हैं, और वो भी इन्वेस्टमेंट के गिनती में आता है, ठीक है? तो जब हम लोग इस तीनों को साथ में बोलना चाहें, हम लोग पूछना चाहें कि यार तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो कितना में खरीदा, साथ ही साथ ये भी बताओ कि प्रोड्यूसर का तुम्हारा जो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, वो कितना में लगा, साथ ही साथ स्टॉक में कितना लगा। तो तीनों का अलग अलग बताने के बदले हम लोग सीधे बोलते हैं कि मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इतना है। मानो तीनों मिला के मेरा 3 करोड़ रुपया लगा, तो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ रुपया, ठीक है? सिंपल, एकदम इजी,
ओके ठीक, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों को मिला के, ये प्लस ये प्लस ये। ओके अभी आ गया देखो, कोई भी मशीन हो, ठीक है, कोई भी फर्नीचर, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग हो, क्या ऐसा होता है क्या एक बार खरीद लिए तो बस उसका दाम उतना ही रहेगा या फिर बढ़ते ही जाएगा? नहीं, उसका दाम गिरता है, ठीक है, सबका दाम ना गिरता है टाइम टू टाइम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कॉन्सेप्ट है वियर एंड टियर, ठीक है, वियर एंड टियर। मतलब इसका मतलब क्या है भैया? तुम्हारे पास फोन है, तुम वो फोन को इस्तेमाल कर रहे हो, 10 दिन बाद बेचने के लिए गए, जब तुम उसको खरीदे थे उसका दाम था 20,000, 10 दिन बाद दाम गिर गया, कितना हो गया भैया? 10 दिन बाद मेरे को वो 17,000 दे रहा है। एक महीना यूज़ किया, कंडीशन एकदम साफ सुथरा, लेकिन फिर भी दाम थोड़ा गिरेगा, 16,000, ठीक है। 6 महीना हो गया और फ़ोन में स्क्रैचेस आ गया, ठीक है, अभी कितना में मिलेगा? 12,000। समझ में आ रहा है बात? भैया उसका दाम गिर रहा है, क्यों? क्योंकि हम उसको यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो यूज़ का पीरियड है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अभी तुम जब मशीन यूज़ करता है तो क्या मशीन हर यूज़ के साथ और बेहतर होगा या ख़राब होते जाएगा? ऑब्वियसली तुम चार्जर यूज़ कर रहे हो, जितना बार तुम उसको चार्ज में लगाओगे उतना उसका वैल्यू गिरते जाएगा ना, है ना। ऐसा थोड़ी कि तुम चार्ज में लगाए तो वो और अच्छा हो जाएगा, नहीं भैया, उसका और यूज़ कर चुके हैं हम, ठीक है। तुम एक बैटरी खरीदें, वो बैटरी मोबाइल में लगाए तो जितना ज़्यादा उस बैटरी को यूज़ करोगे उतना उसका लाइफ कम हो रहा है ना, ईजी बात एकदम। तो ये जो होता है कॉन्सेप्ट कि जो चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं उसका वियर एंड टीयर होता है, उसका यूज़ करने के कारण दाम गिरते जाता है। वियर एंड टीयर मतलब यूज़ करने के कारण दाम गिरते जाता है। तो इसको मालूम है क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ये नहीं बोलते कि वियर एंड टीयर हुआ, नहीं, हम लोग बोलते हैं उसका वैल्यू डेप्रीशिएट हो गया। यानी कि अगर वो 1000 का था तो अब 100 रुपया घटाओ 900 में मिलेगा वो तुमको। क्यों? क्योंकि उसको तुम यूज़ किया है, उसका इस्तेमाल हुआ है और कुछ वैल्यू गिरा है उसका उस इस्तेमाल होने के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ चुके हैं अपन। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? भैया टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगाए, तीनों कॉन्सेप्ट मिला के, तीनों एलिमेंट मिला के, प्रोड्यूसर का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, घर वगैरह बनाने का जो खर्चा है वो, और स्टॉक, तीनों मिला के जो इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इससे हम लोग डेप्रिसिएशन घटा देना, इससे अपन डेप्रिसिएशन घटा दें तो आएगा नेट इन्वेस्टमेंट। बात समझो मेरा। तुम लोग मैन्युफैक्चरर था, तुम लोग से पूछे यार तेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगा ये बिजनेस खड़ा करने में, तुम बोलोगे मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लगा 3 करोड़ रुपया। ये बिजनेस में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लगा 3 करोड़। हम पूछेंगे फिर कि कितना साल पहले ये बिजनेस तुम लगाए थे, बोलोगे 5 साल। तो बोलेंगे 5 साल में कुछ वैल्यू वगैरह गिरा भी होगा तुम्हारे बिजनेस का टोटल, मतलब उतना ही थोड़ी कि 3 करोड़ लगाए तो आज भी 3 करोड़ होगा। तुम बोलोगे हाँ, सब मशीन वशीन यूज वगैरह करते रहते हैं तो मोटा मोटी आज तक 50 लाख रुपया गिर चुका है। तो कहलाएगा कि आज के डेट पे नेट इन्वेस्टमेंट कितना है? 2.5 करोड़ रुपया। समझ में आया? डिप्रिसिएशन को जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक बार देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस कंस्ट्रक्शन एंड रेसिडेंशियल हाउसिंग, और तीसरा स्टॉक। यहाँ पे क्यों लिख दो, क्वेश्चन बन रहा है। फिर फिजिकल वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट required to keep the existing stock of capital intact by replacing what has been worn out, जो खराब हो चुका है उसको भी तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, कि जो खराब हो गया। और जब इस डेप्रिसिएशन का भरपाई करने के लिए हम पैसा लगाएं तो कहेंगे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। एक मशीन है, उसका एक हिस्सा खराब होते गया, जंग लग गया, डेप्रिशिएट हो गया उसका वैल्यू, क्योंकि वो लगातार यूज हो रहा है, ठीक है। अभी वो हिस्सा मशीन का हटवा के हम नया हिस्सा लगाए तो क्या इन्वेस्टमेंट हुआ? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जब डिडक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो कहलाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। ये भी क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन में इतना लंबा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर छोटा वाला भी चलेगा, ठीक है। तो क्लियर, क्या क्या क्लियर हुआ? इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एक सेकेंड,
फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद 3 टाइप का इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउसेस एंड अदर नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, और तीसरा इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तीनों को जब मिलाई तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद समझिए डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण वियर एंड टीयर हो रहा है, मतलब उसका कुछ कुछ सामान खराब हो रहा है, वैल्यू गिरते जा रहा है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जब उसका वैल्यू वापस से बढ़ाने के लिए पैसा लगा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन के कारण, क्या कहलाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। सिंपल, इतना आसान था इन्वेस्टमेंट। अगला कॉन्सेप्ट जानने से पहले कम पेज 2 कॉन्सेप्ट का बात हुआ है, एंड फ्लो वेरिएबल, ठीक है। दोनों का मतलब समझो। स्टॉक वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, इसका कीवर्ड क्या है पता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा कोई भी चीज जो तुम जब बता रहे हो तो उस पर्टिकुलर वक्त के लिए बताते हो, हम लोग बोल देते हैं कि वो स्टॉक वेरिएबल है। सिंपल वर्ड में समझाते हैं। एग्जाम्पल, जब तुमसे पूछा जाता है कि तुम्हारे जो ऑफिस है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, तो तुम क्या बोलते हो, आज के डेट में मेरे ऑफिस में इतने एम्प्लॉयज़ हैं, 100 एम्प्लॉयज़ हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम्हारे दुकान में कितने स्टाफ हैं, अगर तुम्हारा बिजनेस है तो तुम बोलते हो आज के डेट में मेरे दुकान में 2 स्टाफ हैं। आज से 5 महीना पहले का बात होता है, नहीं, आज के डेट पे बात होता है, ठीक है। तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, तुम बोलते हो मेरे बैंक में आज के डेट पे अभी इतना रुपया है। तुम्हारे वॉलेट में कितना पैसा है, मेरे वॉलेट में आज के डेट पे इतना पैसा है। ये हर चीज़ जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला जाए, ठीक है, कि उस दिन मेरे पास इतना था, ठीक है, मतलब जो तुम पीरियड का नहीं बता रहा, तुम उस वक्त का बता रहा है, दैट इज स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास कितने एम्प्लॉयज़ है, तुम्हारे पास कितना एसेट है उस दिन पे, तुम्हारे पास कितना लाइबिलिटी है उस दिन पे, ठीक है, ये सब होता है स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, फ्लो वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना, स्टॉक, फ्लो होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो, पूछोगे भैया फीस कितना है, तो हम आज का फीस बताते हैं कि हम 1 महीना का फीस बताते हैं, 1 महीना का, समझ रहे हैं? स्कूल का फीस 1 महीना का, एक आज होता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, 1 महीना का होता है, ठीक है। तुम कुछ मांगते हो, डिमांड करते हो, तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का होता है। इसके बारे में आगे समझाएंगे तुमको कैसे, ठीक है। तुमसे पूछते तुम्हारा प्रोडक्शन कितना हुआ, तो तुम 1 दिन का प्रोडक्शन नहीं बताते हो, तुम बताते हो मेरा 1 घंटा में इतना प्रोडक्शन होता है, या फिर 1 महीना में इतना होता है, या फिर 1 साल में इतना होता है, ऐसे बताते हैं। नेशनल इनकम वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट, 1 दिन का नेशनल इनकम होता है, नहीं, नेशनल इनकम 1 साल का होता है। तो तुम्हारा नेशनल इनकम, तुम्हारा सैलरी वगैरह जो देते हैं, रेंट वगैरह जो देते हैं, कोई भी खर्चा हो गया, ठीक है, जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का होता है, पर मंथ ऐसे लिखते हैं, पर मंथ, या फिर पर आवर, या फिर पर ईयर, पर वीक, ऐसे करके हो, तो वो फ्लो वेरिएबल, जो एक पीरियड ऑफ टाइम का हो, और जो 1 दिन का हो वो स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एक बार। पेज 33, स्टॉक वेरिएबल यानी कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सप्रेस हो। एग्जाम्पल, वेल्थ, कैपिटल, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, बैंक डिपॉजिट, मनी सप्लाई, ये सब 1 दिन का बताएं। और फ्लो वेरिएबल जो कि पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, ऐसे करके हो, दिस इज फ्लो वेरिएबल। अब आते हैं वापस से अपन वेल्थ, पेज नंबर 29। अच्छा, वेल्थ क्या होता है पहले ये समझो। वेल्थ रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ ऑल दोज एसेट्स विच आर अ सोर्स ऑफ इनकम। वो हर एसेट जिससे तुम पैसा कमा सको उसको वेल्थ बोलते हैं। ये एकदम इजी डेफिनेशन है। अगर इसका प्रोफेशनल अच्छा वाला डेफिनेशन में जाएं, वेल्थ इज अ स्टॉक ऑफ गुड्स एट अ सर्टेन टाइम विच कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ, क्या क्या रिक्वायरमेंट, यूटिलिटी, लिमिटेड इन सप्लाई, ट्रांसफरेबिलिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो उसको वेल्थ बोलेंगे। ठीक है, एक बार ना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग को समझाते हैं। ठीक है, वेल्थ का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है यूटिलिटी।
यूटिलिटी मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करता हो। यूटिलिटी हम अच्छा से डिफाइन किया, व्हाट इज यूटिलिटी? द एक्ट ऑफ सेटिस्फाइंग योर वांट्स, द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग योर वांट्स इज यूटिलिटी। ठीक है, तो कोई भी चीज जो सेटिस्फाई करे तुम्हारे वांट्स को, दैट इज यूटिलिटी। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है? बोलता है स्कार्सिटी होना चाहिए। स्कार्सिटी यानी कि लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्या बोलता है? ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ट्रांसफरेबल यानी कि आज अगर मेरा है तो हम तुमको वो दे सकते हैं, तुम्हारे नाम पे वो तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारा हक उस पर हो सकता है। और चौथा एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू, कभी भी अगर ये प्लस ये होगा ना, उसका एक्सचेंज वैल्यू तो होगा ही होगा। तुम उठा के देख लो, मानो तुम बस स्टॉप गए, तुमको प्यास लगा, बस स्टॉप में नल नहीं है, पानी चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलेगा पानी पी के? यस। क्या बस स्टॉप में पानी है, पीने वाला नहीं है, स्कार्स है, वहां पे लिमिटेड है, खरीदना पड़ेगा। अच्छा, जब तुम खरीदोगे तो क्या ऐसा है आधा बोतल पिएगा, आधा बोतल दुकानदार वापस मांग लेगा? नहीं भैया, वो मेरा हो जाएगा, ओनरशिप मेरा हो जाएगा, मेरा अपना ओन हो जाएगा वो, तो ट्रांसफरेबल है। अगर यूटिलिटी भी है, स्कार्सिटी भी है, ट्रांसफरेबल भी है, तो उसका वैल्यू होगा ही होगा, उसका दाम होगा ही होगा। ये रूल होता है। ठीक है, ओके। तो भैया वेल्थ वो होता है जिसका यूटिलिटी हो, जो कम हो, जो ट्रांसफरेबल हो और जिसका एक्सचेंज वैल्यू हो। 4 बात सुने, याद कैसे रखे भैया? याद रखने के लिए TESU, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सचेंज वैल्यू, स्कार्सिटी, यूटिलिटी। याद करने का ट्रिक है, बुक में लिख TESU, टेसु। ठीक, सब हम अच्छा करिए, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे ये कर लेना, ऑल दोज गुड्स विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी, स्कार्सिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी पोजेस एक्सचेंज वैल्यू। ओके, अब वेल्थ जो है ना, वेल्थ दो कर सकता है। एक कि तुम्हारा वेल्थ कितना है, एक इंसान का वेल्थ देखें, इंडिविजुअल वेल्थ, यानी कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना एसेट है, कितना ऐसा सामान है जिसको तुम वेल्थ बोल सकते हो। किसको वेल्थ बोल सकते हैं? फिर से, जो यूटिलिटी दे, जो कम हो, जो ट्रांसफरेबल हो, जिसका पैसा वैल्यू हो, ठीक है, उसको वेल्थ बोल सकते हैं। तो तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना एसेट है, ये हम देखें, तो दैट इज इंडिविजुअल वेल्थ। ठीक है, तो वेल्थ कैसे कैसे रख सकता है? या तो तुम कैश रखेगा या फिर बैंक रखेगा, बैंक में, या फिर कैश, तुम किसी भी फॉर्म में मनी रख रहा अपने पास, वो वेल्थ। ठीक है, अच्छा, तुम एसेट्स रख सकता अपने पास, ठीक है, घर है, बंगला है, ठीक है, फार्म है, बिजनेस है, वो सब तुम्हारा वेल्थ, क्योंकि बिजनेस से भी इनकम होगा, कहीं से भी इनकम हो, वो वेल्थ। ठीक है, और बहुत बार होता है ना, शेयर वगैरह में लगाते हैं, बॉन्ड वगैरह में पैसा लगाते हैं, हम बोल रहे हैं ना, शेयर बॉन्ड मस्त कॉन्सेप्ट है, आगे बताएंगे। शेयर बॉन्ड्स में पैसा लगाने पे ज्यादा पैसा वापस मिलता है, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, तो इसको भी वेल्थ बोल सकते हैं कि क्यों इससे इनकम होगा। तो एक इंसान का वेल्थ क्या क्या होता है भैया? या तो वो पैसा रखेगा अपने पास, या फिर कोई एसेट रखेगा जिससे वो कमा सके, और या फिर शेयर और बॉन्ड रखेगा। ठीक है, ये 3 फॉर्म से ज्यादा फॉर्म तुम लोग बता ही नहीं सकते एक इंसान जिसमें अपना वेल्थ रख पाए। ओके, और दूसरा फॉर्म ऑफ वेल्थ होता है नेशनल वेल्थ। क्या? नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ बोले तो हर वो टैंजिबल एसेट, हर वो टैंजिबल एसेट, टैंजिबल वेल्थ जिसको तुम छू सकता है और जो एक देश में प्रोड्यूस हो रहा है, टैंजिबल वेल्थ इन अ कंट्री, क्या बोलते हैं? नेशनल वेल्थ या फिर सोशल वेल्थ। ठीक है, अभी ये ना हम लोग बुक से पढ़ते हैं, इंडिविजुअल वेल्थ या फिर पर्सनल वेल्थ, यानी कि हर वो एसेट जो एक पर्सन ओन करता है। ठीक है, वेल्थ क्या होता है ऑलरेडी बता चुके, जिससे इनकम जनरेट हो, जिसमें वो 4 क्वालिटी हो, इनकम जनरेट हो प्लस वो 4 क्वालिटी हो। कुछ मनी में रख सकता है, कुछ बैंक में रख सकता है, कुछ फाइनेंशियल एसेट जैसे कि बॉन्ड्स, शेयर्स, ये सब में रख सकता है, कुछ रियल एसेट जैसे कि हाउसेस, फार्म, फैमिली बिजनेस, ये सब। ठीक है, और नेशनल वेल्थ या फिर सोशल वेल्थ क्या होता है? टैंजिबल वेल्थ। रियल वेल्थ, टैंजिबल वेल्थ एक ही बात है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। ठीक है, जैसे कि टैंजिबल वेल्थ ना 2 होते हैं, एक होता है रिप्रोड्यूसेबल, ठीक है, यानी कि जो फिर से बन सके, ये हमेशा मैनमेड होगा। ठीक है, तुम बिल्डिंग बनाया, टूट गया, फिर से बना लो, तुम मशीन बनाया, टूट गया, फिर से बनवा लो। ठीक है, तो वो हर चीज जो फिर से बने उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूसेबल एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट फिर से बन सकता है, तो क्या हो गया? रिप्रोड्यूसेबल हो गया। और स्टॉक ऑफ ड्यूरेबल गुड, इन्वेंट्री वगैरह, स्टॉक वगैरह, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, ये सब चीज
ये सब चीज़ भी तो तुम फिर से कर सकते हो, फिर से खरीद सकते हो रॉ मटेरियल। तो ये सब रिप्रोड्यूसिबल गुड्स, रिप्रोड्यूसिबल एसेट। और नॉन रिप्रोड्यूसिबल क्या होता है? जो भगवान दिए, जो नेचुरल है, जैसे ज़मीन भगवान का है, टूट गया फिर से हम लोग नहीं बना सकते हैं, वही मिट्टी के साथ। मिनरल, कोल, ये सब हम लोग मैनमेड नहीं है। फॉरेस्ट, पेड़, ये सब मैनमेड नहीं है, ये सब गिफ्ट ऑफ नेचर है, ठीक है। तो नेशनल वेल्थ का जब भी बात हो, नेशनल वेल्थ का जब भी बात हो, दो वेल्थ का बात होगा, एक तो रिप्रोड्यूसिबल जो मैनमेड है, एक नॉन रिप्रोड्यूसिबल जो नेचर का है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ना जब वेल्थ को डिफाइन करते हैं किसी नेशन का, तो बड़ा चीज लेने लगते हैं। बोलते हैं कि रिप्रोड्यूसिबल और नॉन रिप्रोड्यूसिबल के अलावा ह्यूमन कैपिटल, यानी कि वहां के जो लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितना अच्छा स्किल्स है, ट्रेनिंग कैसा, उनका हेल्थ कैसा है, वहाँ का कॉलेजेस, टेक्निकल कैपिटल जो बोलते हैं जिसको, टेक्नोलॉजिकल कैपिटल, वहाँ का कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, ये सब कैसा है, ये सब को भी वो लोग वेल्थ के गिनती में लेने लगते हैं, कुछ लोग, ठीक है। ओके, अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको ब्रैकेट में डाल दो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फिनेंशियल एसेट हेल्ड बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट आर नॉट पार्ट ऑफ नेशनल वेल्थ। जो फिनेंशियल एसेट होता है, शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, जो वो सब का बात की, फाइनेंशियल एसेट यानी कि शेयर्स एंड बॉन्ड्स, अगर कोई रेसिडेंट होल्ड कर रहा है इंडिया में तो उसको नेशनल वेल्थ में नहीं लेंगे। क्यों? वाई? बिकॉज डोमेस्टिक फाइनेंशियल एसेट एक जन के लिए तो एसेट होगा लेकिन आगे वाला के लिए लाइबिलिटी होगा। समझाते हैं, लिख दो यहाँ पे क्यू। तुम आज पैसा लगाई किसी कंपनी में, तुम लोग खुद सोचो, तुम कंपनी में पैसा लगाई, जब तो कंपनी क्या है, लाइबिलिटी। क्या बता रहे हैं, कंपनी ना अपना कैपिटल उसको चाहिए 10 करोड़, कंपनी गरीब, उसके पास 10 करोड़ नहीं है, वो इस 10 करोड़ का ना छोटा छोटा हिस्सा कर देगा, ठीक है, और वो बांट देगा पब्लिक में कि पब्लिक, हम ये कंपनी में तुमको हिस्सा दे रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, शेयर खरीदेंगे, उस कंपनी का एक हिस्सा खरीदेंगे। मानो हम 5 लाख हिस्सा खरीदें तो हम 5 लाख रुपया उसको देंगे, हम 5 लाख रुपया कैश देंगे और वो बदले में क्या देगा, मेरे को एक कागज देगा, डॉक्यूमेंट देगा, जिसको बोलेंगे शेयर। अभी हम क्या आराम से बैठ गए, एकदम आराम से पैर वैर फैला के बैठ गए कि भाई 5 लाख रुपया का शेयर खरीदा हुआ यहाँ पे, जब जरूरत होगा तब उठा लेंगे, ठीक है, और कुछ कुछ पैसा भी बदले में वापस मिल रहा है। लेकिन कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए ये जो दिया चिंता है। याद करो, कैपिटल ना खरीद रहे हम, 10 करोड़ चाहिए था, 5 लाख कैपिटल हम दिए, ठीक है, ऐसे सोचो, उसको 10 करोड़ चाहिए, 5 लाख हम दिए। तो ये कंपनी के लिए चिंता कि अरे विनय को ना 5 लाख वापस करना है, 5 लाख वापस करना है, 5 लाख वापस करना है। तो इसीलिए इसको वेल्थ नहीं बोलते, क्योंकि ये मस्ती तो एक दिन के लिए, लेकिन दूसरा दिन के लिए चिंता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, टेलीग्राम कांटेक्ट करना ना, फोन पे समझा देंगे पर्सनली, बट ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, ठीक है। अगर नहीं समझ में, रिवाइंड करो, फिर से 1-2 बार सुन लो, ओके। तो वेल्थ के बारे में, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ने से पहले, एक सेकेंड, आगे बढ़ने से पहले ना तुम लोग सबको एक स्टोरी सुनाना चाहते हो, मेरा खुद का स्टोरी, ठीक है। एक सेकेंड, ये मानो मेरे जिंदगी का, ठीक है, पिछले 2 साल में मेरे साथ क्या हुआ, हम डिसाइड किए कि हमको कोचिंग इंडस्ट्री में आना है। आई एम पैशनेट फॉर टीचिंग, ठीक है। जब हम ये डिसाइड किए तो मेरे पास कुछ कैपिटल था, कुछ पैसा था और जगह वगैरह था, वहाँ पैसा लगाएं और अपना कोचिंग चालू किए। तो भगवान के दया से काफ़ी अच्छा सब कुछ एकदम बढ़ रहा था, ठीक है। बेसिकली हमको ये 3 चीज़ पे ध्यान था, फोकस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स। क्या क्या पता है, मेरा कमाई कितना और हम कितना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, मेरा आउटपुट क्या है, कितना घंटा पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, और क्या हम किसी को जॉब दे पा रहे हैं। क्योंकि मेरे को हमेशा से लगता है कि मेरे अंडर में लोग काम करें, हम किसी का घर चलाने में उसका मदद करें। तो ये 3 चीज़ पे हम फोकस किए, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और हर बिजनेस में ना यही 3 चीज़ पे होता है कि वो कितना कमा रहा है, वो कितना बना रहा है और उसके अंडर में कितने लोग हैं। तो जब हम नया नया बिजनेस स्टार्ट किए, मेरे अंडर में अच्छे खासे लोग थे, 3 से 4 लोग थे, एक बिगिनर के लिए बहुत होता है, ठीक है। इनकम भी अच्छा था और सब कुछ बड़ा बढ़िया जा रहा था, एकदम मस्त, ऐसे हम एकदम खुशी, बड़ा मस्त लग रहा था। लेकिन अचानक से खबर आया कि कोरोना आ गया है, जिसके कारण मेरा बिजनेस गिरने लगा। लॉकडाउन हुआ, मेरे पास घर में ना वाईफाई था, ना लैपटॉप वगैरह कुछ था, सब ऑफिस में था, हम जाके ला भी नहीं पा रहे थे, और मेरा बिजनेस गिरने लगा, गिरते गया, एकदम खत्म होने का कगार पे आ गया था। फिर हम क्या किए, हम डिसीजन लिए नहीं, वी वोंट एंड इट लाइक दिस, और हम फिर से मेहनत करना चालू किए, और फिर से हम सब कुछ जब करना चालू किए तो हम धीरे धीरे वापस से रिकवरी किए, और आज के टाइम पे फिर से हम
भगवान की दया से और तुम लोग के गुड विशेस से अच्छे रोड पे, ठीक है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, तुम अपने डैड से पूछना अगर वो बिजनेस करते हैं तो, तुम किसी भी बिजनेसमैन से पूछना, उसके साथ ये होता ही होता है, ठीक है। उसके लाइफ में ना 4 स्टेज आता ही आता है। पहला स्टेज, ठीक है, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज। ये 4 स्टेज उनके जिंदगी में आएगा ही आएगा। स्टेज जब मेरा इनकम भी अच्छा है, हम कम से कम 100 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और मेरे अंडर में लोग भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये पहला स्टेज को बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। जब सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। फिर आता है रिसेशन, जब से इनकम गिर गया, आउटपुट गिर गया, एम्प्लॉयमेंट गिर गया। फिर आता है डिप्रेशन, समझ नहीं आ रहा क्या करें, सब कुछ गिर के लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर ताकत लगा के उठना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रिकवरी, यानी कि नहीं सब कुछ ठीक हो सकता है। ये 4 स्टेज सबके जिंदगी में होता है और इस 4 स्टेज को क्या बोलते हैं पता है? बिजनेस साइकिल। इस 4 स्टेज को बोलते हैं बिजनेस साइकिल, ठीक है। अभी ध्यान से समझो इस बात को। प्रोस्पेरिटी क्या होता है? प्रोस्पेरिटी या फिर एक्सपेंशन, जहां पे लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम एक्सपैंड कर रहा हो, सब कुछ अच्छा अच्छा, लिख दो अच्छा अच्छा अच्छा। रिसेशन मतलब लेवल ऑफ इकोनॉमिक डाउनवर्ड ट्रेंड है, नीचे गिर रहा है, फॉल हो रहा है क्या? इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। डिप्रेशन मतलब सिवियर एंड जनरल डिक्लाइन है, मतलब एकदम खत्म, बहुत ज्यादा रिडक्शन हो गया एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम में। और रिकवरी यानी कि रिवाइवल, धीरे धीरे वापस से ठीक हो रहा है, ठीक है। डिप्रेशन के बाद होता है रिकवरी, धीरे धीरे से वापस सब कुछ ठीक होता है, ठीक है। ओके, लिख दो वापस से ठीक होना। ये 4 जो स्टेज होता है, प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी या फिर रिवाइवल, दिस इज कॉल्ड द बिजनेस साइकिल। देखो व्हाट इज अ बिजनेस साइकिल? रिकरेंट फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट मतलब टोटल, तो जो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उसमें जब फ्लक्चुएशन हो, ऊपर नीचे हो, उसी को बोलते हैं बिजनेस साइकिल। क्वेश्चन आया व्हाट इज बिजनेस साइकिल, डिफाइन कर देंगे। बिजनेस साइकिल इज डिफाइंड एज द रिकरेंट फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी, ठीक है। ओके, 3 चीज पे डिपेंडेंट होता है, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट है, 3 चीज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? वेव लाइक फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट टोटल आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट। सिंपल, ठीक है। और चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो, आंसर हो गया अपना। तो बिजनेस साइकिल इज सो सिंपल कि भैया जब इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाए, एक्सपेंशन, गिर रहा है रिसेशन, बहुत ज्यादा गिरने लगा, एकदम खत्म हो रहा सब कुछ, डिप्रेशन, लेकिन फिर से ठीक होना चालू हुआ, रिवाइवल या फिर रिकवरी। और इस फ्लक्चुएशन को बोलते हैं बिजनेस साइकिल, दैट्स इट। भैया वेलफेयर बिजनेस साइकिल तो समझ गए। व्हाट डू वी मीन बाय वेलफेयर? किसी भी कंट्री में कितना खुशी है, ठीक है, कितना हैप्पीनेस है, वहां के लोग कितने संतुष्ट हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, वो डिपेंड करता है कि वहां पे कैसा वेलफेयर चल रहा है, कितने लोग संतुष्ट है उस जगह से। सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, ठीक है। अब वेलफेयर ना 2 कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। वेलफेयर 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला, जो पैसा में हम लोग नाप सके, इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसको पैसा के टर्म में अपन नाप सके, जैसे कि नेशनल इनकम। जिस देश का नेशनल इनकम अच्छा है, ठीक है, उसका पर कैपिटा इनकम भी अच्छा होगा। नेशनल इनकम यानी कि टोटल देश कितना कमा रहा है, पर कैपिटा मतलब नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, एक आदमी कितना कमा रहा है मोटा मोटी, ठीक है। तो जहां पे बहुत ज्यादा नेशनल इनकम, वहां पे ऑब्वियसली बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, लोग अच्छे से रह रहे होंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम हम लोग मनी के टर्म्स में गिन सकते हैं, पर कैपिटा इनकम मनी के टर्म्स में गिन सकते हैं। अच्छा, जहां पे कंजम्पशन अच्छा हो रहा है, ठीक है, कंजम्पशन मतलब लोग अच्छा क्वालिटी का सामान कंज्यूम कर रहे हैं, अच्छा आलू है, अच्छा चावल है, सब कुछ अच्छा क्वालिटी का, वहां का भी इकोनॉमिक वेलफेयर अच्छा होगा। कैसे पता चला? भैया क्वालिटी ज्यादा तो दाम ज्यादा, इसीलिए वहां का वेलफेयर अच्छा होगा। और एक है नॉन इकोनॉमिक, इसको पैसा का टर्म में ना नहीं गिन सकते, ठीक है, इसको पैसा का टर्म में नहीं गिन सकते। जैसे कि वहाँ का पॉलिटिक्स का क्या हाल चल है, वहाँ का वेदर कैसा है, ठीक है,
वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आ रहा तो नहीं ना है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा, ठीक है, वहाँ पे लोग मारपीट तो नहीं ना कर रहे, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो अच्छा है ना, वहाँ के लोग कैसे दोस्ती करते हैं या फिर बस मारपीट ही चलता है उस देश में, ये सब वहाँ का नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर बताता है, ठीक है। बस बुक में जितना अंडरलाइन करे उतना करना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना, दिमाग घूमने लगेगा। वेलफेयर मतलब सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, सेंस ऑफ वेल बीइंग अमंग द पीपल, मतलब आपस में खुश है कि नहीं है। दो टाइप का होता है, इकोनॉमिक यानी कि सोशल वेलफेयर, जिसको हम लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर पाए पैसा के टर्म्स में, जैसे कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, आउटपुट, कंजम्पशन, यही सब। और नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब वो वेलफेयर जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं मॉनिटरी टर्म्स में, जैसे कि लॉ ऑर्डर, इन्वायरमेंट, सोशल रिलेशनशिप, आपस में लोग का कैसा रिश्ता है, कितना आज़ादी है उनको, ये सब चीज़, ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, नॉन इकोनॉमिक वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ कैसा, चोरी चकारी तो नहीं होता ना ज़्यादा देश में, रेप ये सब नहीं ना होता है, किडनैपिंग वगैरह, ये सब अगर ज़्यादा हो रहा तो वहाँ का वेलफेयर खराब है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में सोशल वेलफेयर क्या होता है, टोटल हैप्पीनेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, यानी कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को मिला के जो वेलफेयर हो उसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर। उस देश में कैसा वेलफेयर है देख लो, इकोनॉमिक वेलफेयर देख लो, नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर देख लो, दोनों अच्छा है तो सही है, दोनों में गड़बड़ी है तो खराब है। अभी वेलफेयर और वेल्थ ना बड़ा क्लोज रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिस देश में ज़्यादा वेल्थ होगा उसका वेलफेयर ऑब्वियसली लोग खुश रहेंगे, क्यों, हर चीज़ का जड़ है कि लोग दुखी हैं, क्यों है, कम पैसा है, ठीक है। करप्शन क्यों है, क्योंकि उनको लालच है। तो जहाँ पे वेल्थ अच्छा है, वैल्यूज अच्छा, वहाँ का वेलफेयर भी अच्छा होगा। तो ऑब्वियसली अगर वेल्थ अच्छा, वेलफेयर अच्छा, तो डायरेक्ट रिलेशन, कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, कहीं पे वेल्थ बढ़ रहा है तो वहाँ का वेलफेयर भी बढ़ेगा। मानो तुम्हारे पास 100 रुपया, तुम थोड़ा खुश है, 1000 होगा तुम और खुश होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ, ठीक है, ओके। तो वेलफेयर, बिजनेस साइकिल, ये दो एकदम क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हम लोग 3 वर्ड के बारे में जान चुके हैं, बस आप हम लोग को एक बार अंडरलाइन करवा दीजिए। हाउस होल्ड मतलब पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन लिविंग टुगेदर, जो कि इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, कहाँ पैसा खर्चा करना है, नहीं करना है, क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है, और अपना परिवार को कैसे चलाना है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड। अभी मेरा बात एक तुम, ठीक है, ये बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट, कोई कंपनी, कोई बिजनेस, इसको कोई भी चीज़ बनाने के लिए क्या, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योर तो इसका बिजनेसमैन है, तो वो चलो है के पास। ये है हम लोग परिवार, ठीक है। ये लैंड से खरीदेगा, हम लोग से खरीदेगा, इसको लेबर कौन देगा, आदमी कौन देगा, हम लोग देंगे, इसको कैपिटल कौन देगा, हम लोग शेयर वगैरह खरीदेंगे। शेयर खरीद रहे मतलब उसका कैपिटल में मेरा हिस्सा है, ठीक है। उसको 500 रुपया चाहिए था, उसके पास 100 रुपया था, 400 मेरे पास था, हम दे दिए, तो हम देंगे। तो जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसको कौन देता है, हाउस होल्ड देता है, ठीक है। फिर ये सामान बनाता है, मानो ये बनाया मैगी, कंपनी खड़ा किया, मैगी बनाया, और फिर वही मैगी हम लोग खाते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल दिए, उससे ये प्रोडक्ट बनाया, और वही प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो जो कंज्यूम हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, ठीक है। दो कैपेसिटी है, पहले ओनर है हम लोग, सप्लायर है हम लोग, किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और दूसरा कंज्यूमर है। देखो दिखाएं, पहले तो ये लोग को सामान दिए हम ही लोग, और फिर हम ही लोग खा रहे हैं, तो प्रोडक्ट बन रहा है उसको। और दूसरा फर्म है, जो फर्म अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ये सब खरीद के वो क्या दिखाना चाह रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि वो सामान बना सके, इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। फर्म क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लगाता है ताकि सामान बनाकर वो और लोगों को बेच सके, वो क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आई, ठीक है। और सरकार कौन होता है, कोई भी जिसके पास लीगल और पॉलिटिकल पावर हो, ठीक है। यानी कि मोदी जी से लेके तुम्हारा जो घर के पास में वार्ड कमिश्नर है, तुम्हारा जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सब हिस्सा है गवर्नमेंट का। जो लोग लॉ एंड मेंटेन करता है, जिसके पास लीगल पावर होता है, वो लोग है गवर्नमेंट। अब ये लोग का इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। ये लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं, इनकम टैक्सेज है, हम लोग से टैक्स लेते, टैक्स किससे लेते, फर्म से लेंगे, हाउस होल्ड से लेंगे, ठीक है। और पैसा कहाँ लगाते हैं, लॉ वगैरह मेंटेन करने में, ब्रिज रेलवे बनाने में, कोरोना वायरस आया उसमें लोगों की मदद करने में वो पैसा लगा देते हैं, ठीक है। फिर से मेरा बात, दो रूप होता है, पहला ये मदद करते हैं, बाकी कंपनीज को सामान देते हैं, खुद मदद करते हैं उनका सामान बनाने में, इसके बदले में इनको पैसा मिलता है। और तो और वो जो सामान बनता है ना, उसको ये लोग पैसा देके खरीदते हैं, जस्ट इमेजिन, ठीक है। नहीं समझ में आया,
फिर से बैक जाओ और ये लाइन सुन लो मेरा। अच्छा, फर्म्स कौन होता है? जो लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करता है ताकि फ्यूचर में गुड्स बना सके। और गवर्नमेंट जिसके पास पावर है, लीगल और पॉलिटिकल, बिजनेस से, और वो पैसा लगा रहा है, ब्रिज बना रहा है, लॉ ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, वो सब जगह। सवाल उठा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब क्या? टोटल। तो टोटल डिमांड क्या होगा भैया? टोटल डिमांड यानी कि घर में कितना कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन प्लस कंपनी कितना खरीद रहा है प्लस गवर्नमेंट कितना खरीद रहा है, सबको मिला दो, टोटल डिमांड निकल गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कंजम्पशन कितना कर रहा है हाउस होल्ड, प्लस फर्म कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्लस गवर्नमेंट कितना खर्चा वगैरह कर रहा है, सब कुछ गिना दो, सब कुछ जोड़ दो, क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि टोटल आउटपुट कितना निकल रहा है। फिर से एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल अमाउंट विच ऑल बायर्स आर रेडी टू परचेज, जो लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। हम, मेरे को चाहिए एग्रीगेट टोटल डिमांड, सारे लोग, कौन? घर वाला भी, हाउस होल्ड भी, फर्म भी, गवर्नमेंट भी, तीनों के खरीदने के लिए तैयार है, जोड़ दो एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है। और एक कंपनी, एक प्रोड्यूसर कितना बना रहा है, विलिंग टू प्रोड्यूस, कितना बनाने के लिए तैयार है, मतलब कितना सामान उन लोग के पास है और बनाने के लिए एकदम तैयार है, आज बोलेगा आज बनवा देगा, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एक डेफिनेशन यहाँ पे नीचे में अंडरलाइन करो। एग्रीगेट डिमांड refers to the total quantity of goods and services which all the buyers of an economy want to buy at different price, total amount of goods and services जो लोग खरीदना चाहते हैं। और एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बेचना चाहता है। चाहता है वर्ड है, ठीक है, मतलब बेच सकता और चाहता भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 पीस मोबाइल है, उसमें से हम 90 बेचना चाहते हैं, तो मेरा टोटल सप्लाई कितना है? 90 है। जितना मेरे पास है वो नहीं, जितना हम बेचना चाहते हैं, ठीक है। मेरे पास 10 पीस मोबाइल है और हम बेचना चाहते हैं 500, भाई तुम्हारे पास है, तुम बना सकता है, नहीं बट मेरा चाहत है, नहीं। ये चीज का ध्यान रखना है कि तुम अगर विलिंग है, तुमको बेचने का मन है, तो उतना तुम्हारे पास सामान होना भी चाहिए, ठीक है। एकदम इजी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था चैप्टर का, इसका डेफिनेशन याद कर लो। धीरे धीरे वक्त के साथ तुम लोग इसका और बेटर यूज कर पाएगा हर डेफिनेशन का। बट अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है और ये डेफिनेशन नहीं आ रहा है तो तुम लोग बहुत बड़ा गलती कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और कोई भी डाउट है अगेन आस्क मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।